सो हे एवरीवन, बांग्लादेश का न्यूज़ जो अभी लगभग 10-15 दिन पहले हुआ था, शेख हसीना जो देश छोड़कर भाग गईं और वहाँ पर क्या-क्या इंसिडेंट हुआ। ऐसे तो कुछ न कुछ सबको कुछ न कुछ पता है कि प्रोटेस्ट हो रहे थे वगैरह-वगैरह। लेकिन आज थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सब करके। तो सबसे पहले जानते हैं शेख हसीना जी के बारे में। उनकी उम्र लगभग 53 साल है और वे और कोई नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। एक्चुअली जैसे हमारे फादर ऑफ़ द नेशन महात्मा गांधी हैं, वैसे ही बांग्लादेश के फादर ऑफ़ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान हैं। 1971 में जो आज़ादी की लड़ाई हुई बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग होने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने रहमान जी ने बहुत योगदान दिया। तो एक फ़ायदा शेख हसीना जी को इसका ये भी है कि वो उनकी बेटी हैं, ठीक है, ये याद रखना। और सबसे पहले शेख हसीना जी 2008 में चुन कर आई थी। 2008 में मतलब पिछले कहो कितना 16 साल से उनकी सरकार है और हर चीज़ उन्हीं की जेब में है। जब आदमी सरकार में जब 2008 से आई, तब से उन जुडिशरी पे, मीडिया पे, पुलिस पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन पे भी अपना कंट्रोल जमा के रखने की कोशिश की और लगभग हद तक सफल भी हुई। 2024 में फिर से जनरल इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश में, उसमें भी वो लगभग 90% से ज़्यादा वोट उनको मिला। तो बहुत सारी धांधली इलेक्शन में हुई है और ये सबको वहाँ पता है। जब से 2008 से वहाँ आई हैं, उन्होंने इस तरह की कोशिश की और उसमें वो हद तक सफल हुई। जो उनके खिलाफ़ है या जो उनके क्रिटिसिज्म करता है, उनका बहुत बुरा हाल करती हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा मोहम्मद यूनुस जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, वो अभी जो इंटरिम सरकार बनी है उसके वे हेड है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की पार्टी है उसका नाम है अवामी लीग, और जो अपोजिशन में जो पार्टी है बीएनपी, उसके जो बीएनपी की जो मेन है वो खालिदा जिया हैं, ठीक है। लेकिन इनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया, बीएनपी को हर लगभग समाप्त कर दिया वहाँ पर अवामी लीग ने, जो कि शेख हसीना है। और मोहम्मद यूनिस जैसे लोगों के खिलाफ़ काफ़ी कड़ा एक्शन भी लिया और हर तरह के केस ओपन किए बिना मतलब के, उन्हें टॉर्चर करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, और अदालतें भी वैसा ही फैसला देती थी जैसा हसीना चाहती थी। तो इस तरह का लेवल का वहाँ एक तरह से आप कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप टाइप हो गया था। अब शुरू कैसे होता है, तो ये मामला तो बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन भड़का ऐसे जैसे उन्होंने बांग्लादेश जो शेख हसीना है, उन्होंने रिजर्वेशन लाने की कोशिश की कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स के बेटे बेटियां हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नौकरी में, सरकारी नौकरी में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी 1971 की क्रांति में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया, अगर उनके बेटे बेटियां हैं या शायद उनके नाती पोते, उनके घर से जो बिलोंग करते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और नौकरी में भी। तो यहाँ पर और मामला भड़का। देखो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेख हसीना जब भी भाषण देती थी ना, तब खाली मैं, मेरा और मेरे पिता का वो नाम लेते रहती थी कि मेरे पिता ऐसे हैं, यानी शेख मुजीबुर रहमान, और हमारी फैमिली ऐसी है, यानी मैं, मेरे पिता और मेरी फैमिली, हमेशा इसी के बारे में, आई, मी एंड माई सेल्फ। ये मैं नहीं, प्रोफेसर तस्नीम सिद्दीकी जो कि वहीं की शायद ढाका यूनिवर्सिटी की एक पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, हमेशा माई फादर, माई फैमिली एंड आई उनके हर भाषण में ही होता था। यानी कि स्वार्थ, अहंकार, मैं ही हूँ, बांग्लादेशी मैं हूँ, और मैं ही बांग्लादेश मैं हूँ और मैं बांग्लादेश हूँ। मतलब होता था ना यहाँ कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। तो इस तरह का हमारे भारत में भी बहुत सारे नेता ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं ही हूँ, मैं अकेला, है ना। लोकसभा में एक नेता ने भारत में बोला भी, एक अकेला सब पे भारी। हालांकि अब तो शांत है क्योंकि अब सीटें कम आई हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। तो ये सबक है उनके लिए, बहुत सी चीज़ बताती है। यही नहीं, मीडिया में जैसे वहाँ एक फेमस है द डेली स्टार, एक पेपर है, और फिर है प्रथम आलो, ये भी एक पेपर है वहाँ, दोनों बहुत फेमस पेपर है। यहाँ के एडिटर तक को, एडिटर छोड़ो, इस पूरे पेपर, जैसे पेपर का मेन स्रोत क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट तक रोका, यानी सरकारी चीज़ों में इन पेपर को, और जो भी मीडिया चैनल्स हैं, जो डिजिटल मीडिया भी, उनको एडवर्टीज़मेंट को रोका जो सरकार के खिलाफ़ या जो क्रिटिसिज्म करते थे, जो सरकार की वाहवाही करते थे। जैसे हमारे देश में भी एक टर्म है गोदी मीडिया, जो, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट सरकार देती है जो सरकार की वाहवाही करे। तो उनके लिए एक गलत टर्म में एक जर्नलिस्ट ने गोदी मीडिया निकाला, तो वहाँ पर भी इस तरह का गोदी मीडिया भयंकर बन गया। तो द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे न्यूज़ पेपर को बहुत सफ़र करना पड़ा जो सच लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो जर्नलिस्ट को सताना, उनके खिलाफ केस करना, कर्व प्रेस फ्रीडम, स्टॉप दैट्स जेल जर्नलिस्ट। तो आप इस तरह से
और यही नहीं, बीएनपी जो वहाँ की मुख्य अपोजिशन पार्टी है उसको यह कह के भी मतलब प्रताड़ित किया गया कि भाई ये जमात इस्लामी नाम का जो संगठन है उसके साथ इसके कनेक्शन है। हो भी सकता है, जमात इस्लामी को एक एक्सट्रीम ग्रुप माना जाता है जो वायलेंस स्प्रेड करती है या कर सकती है, जो भी। अब प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया वहाँ पर कि ऐसा रिजर्वेशन क्यों, ठीक है। अब ठीक है, अब लोग तंग आ गए थे एक ही बात सुनते सुनते कि मैं, मेरी फैमिली और मेरे पिता, ये सब सुनते सुनते तंग आ गए थे, और 16 साल से वो एक लीडर को देख रहे थे। तो लोगों को बदलाव भी चाहिए, और बाकी पीछे जो और भी जो फोर्सेस थी उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट में जुलाई से स्टार्ट हो गया था, जुलाई 2024 से लगभग, अभी सितंबर चल रहा है, 1 सितंबर, जुलाई के लास्ट से ही स्टार्ट हो गया था प्रोटेस्ट। और करीब 100 से ज़्यादा लोग गोलीबारी में मारे गए थे जुलाई के अंत में, और अगस्त के पहले सप्ताह में भी 100 से 150 लोग गोलीबारी में मारे गए, लगभग 300 लोग से ज़्यादा गोली में मृत्यु। यानी सरकार, वहाँ की हसीना गवर्नमेंट ने बहुत ही एक्सट्रीम एक्शंस लिए, कड़े कदम लिए, यानी कि सीधे हमला, वायलेंस, लोगों को सीधे गोली मारने का ऑर्डर था। तो ऐसे में लोगों का सब्र भी टूटा, और उन्होंने अंत में शायद अगस्त 20 या 19-20 को या कुछ उससे पहले ही, मेरे ख्याल से 14 या 15 अगस्त के सब पहले ही उन्होंने गवर्नमेंट के मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग को ही तोड़फोड़ में बदल दिया। वो घुस गए, कैसे श्रीलंका में हुआ था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस गए और वहाँ सब, हालांकि यहाँ तो सब तोड़फोड़ दिया, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं देखने को मिला। मतलब वहाँ हर चीज़ का घुसे, वहाँ पर उन्होंने खाया पिया, लेकिन यहाँ पर तो पूरा। और मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी कई जगह तोड़ी गई, कई लोगों ने तो पेशाब भी किया उस मूर्ति पे, और पूरी तरह से अब सब चीज़ चेंज हो चुका है। देखो, बदलाव होते रहता है, और पावर करप्ट्स, ठीक है। जिसको पावर मिलता है उसको बहुत, अगर किसी आदमी का कैरेक्टर जानना है तो उसको पावर दो, और देखो पावर देने के बाद क्या होता है, क्या वो आदमी बदलता है, क्या वो आदमी क्या करता है वो। तो हसीना गवर्नमेंट को पावर मिला तो उसने देखो सब चीज़ अपने जेब में रखने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये होता है। ऐसे नेता जो हर चीज़ को अपना जेब में रखना चाहते हैं और हमेशा के लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो अब क्या, प्रोटेस्ट के बाद क्या, तो जो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, जिसमें युवा नेता भी शामिल हैं और कई जाने माने जो वहाँ के लोग हैं वो भी शामिल है। तो उनका मेन है कि ऐसे नेता की ज़रूरत है जो फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान दे, पास्ट की बजाय। हसीना गवर्नमेंट ज़्यादातर पास्ट पर ध्यान देती थी कि ये है वो है, फ्यूचर पर कम ध्यान देती थी। और इस इंटरिम गवर्नमेंट का काम और होगा कि नेक्स्ट जनरेशन लीडर को बनाना, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को भी बनाना। अब इंडिया के लिए क्या है, तो इंडिया में देखो, अब इंडिया ने हमेशा से हसीना गवर्नमेंट का तो फेवर ही किया है, तो इसके चलते वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इंडिया को एक तरह से हॉस्टाइल कंट्री के रूप में देखते हैं, यानी कि ठीक नहीं है ये, मतलब है ना। वो देखते हैं कि हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और इसलिए इंडिया को वो, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम सबसे अच्छा संबंध चाहते हैं, लेकिन वो इंडिया पर डिपेंड करता है। तो सिंस इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है शेख हसीना को, तो उनको लगता है, और बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ में हैं, तो उनसे उनको थोड़ी चिढ़ है, और इसके चलते बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ पर अटैक भी हुए हैं, और जिसका भारत में कई लोगों ने और कई नेताओं ने भी उसको गलत बताया, और इसको खुद वहाँ के मोहम्मद यूनिस जो मेन लीडर हैं अभी, उन्होंने भी इसको रोकने की बात की है, और कही कि लड़ाई अब खुद में लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। देखो, मोहम्मद यूनिस के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। एक्चुअली उन्होंने माइक्रो फाइनेंस, जो ग्रामीण बैंक है वहाँ का, उसको बनाया, और माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी काम किया है, तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था मोहम्मद यूनिस को। अब देखो, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है ना, उनका मेन काम क्या होगा, तो जो इंस्टीट्यूशन जो पूरे खोखले कर दिए गए हैं, जो जुडिशियरी है, लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है, और जो मीडिया है, जितने संस्थान हैं, जो वॉचडॉग संस्थान हैं, उनको फिर से खड़ा करना अपने पैरों पे, कि वो किसी नेता के इशारों पे काम न करे, बल्कि सच्चाई के साथ काम करें। नेता तो आते जाते रहेंगे, तो लोगों के लिए काम करे, जनता की रक्षक के रूप में काम करे, क्योंकि जिसके पास पावर होता है उसको रक्षा की ज़रूरत नहीं होती, जिसके पास पावर नहीं उसको रक्षा की ज़रूरत है, जिससे जनता। तो जो संस्थानें हैं, जो जुडिशियरी हैं, जो एक इलेक्शन कमीशन है, जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, जो मीडिया है, जो देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, इनको फिर से खड़ा करना इस जो नई सरकार बनी है इंटरिम गवर्नमेंट, उसका काम है। और कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, जैसे कि शेख हसीना इतने समय से बनी थी प्रधानमंत्री वहाँ की, तो एक बदलाव कर सकते हैं कि 2 बार से ज़्यादा कोई वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ऐसा नियम बनाया जा सकता है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे सुधार किए जा सकते हैं बांग्लादेश के, ठीक है, या फिर 4 ईयर का लिमिट लगाया जा सकता है, जैसे यूएसए में है ना कि कोई भी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, तो वैसे ही बांग्लादेश में भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा शक्तिशाली ना हो कि वो सब चीज़ ले बीते।
और देखो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी बाउंड्री लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, लगभग 4053 किलोमीटर की, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में ही मिलती है। और सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का अधिकतर भाग बांग्लादेश में ही है। सबसे बड़ा जूट का निर्माता और कपड़ा में भी बहुत ज़्यादा काम किया है बांग्लादेश ने। और बड़े बड़े कंपनी के ब्रांड्स जो है कपड़े का अधिकतर जो सस्ते में वहाँ बांग्लादेश में ही बनते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बांग्लादेश की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के पास काफ़ी चीज़ है, सी का एक्सेस है, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस है, तो हर चीज़ से वो प्रॉस्पर हो सकता है। लेकिन वही है रिलीजियस फैनेटिज्म, मतलब धर्म के नाम पे पागलपन, जैसे जमात इस्लामी पे आरोप लगता है, तो उन लोगों को ये कम करना होगा, माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देनी होगी, इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म जिस तरीके से भी किया सके ताकि वेलफेयर स्टेट को प्रमोट किया सके, तब जाके बांग्लादेश और वहाँ के लोगों को, जो वनरेबल लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हर तरह से उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजी रोटी पर वो अगर सरकार ध्यान देगी तब जाके होगा। और ऐसे में ये जो हुआ वो लीडर के लिए एक सबक भी है, किनके लिए, इन बाकी लीडर्स के लिए, दुनिया के बाकी लीडर्स के लिए भी, कि ज़्यादा आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या कि मैं इस परिवार से हूँ, अपने परिवार के बारे में करते मत रहिए, क्योंकि लोगों के भी कुछ उनके अपने चाह हैं। आप हमेशा अगर यही करते रहोगे कि आई मी एंड माई सेल्फ, मैं ही हूँ, मैं एक अकेला हूँ, तो जनता आपको नकार देगी, आपको काम करना ही होगा। और तो यही था शेख हसीना। आप भारत में भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनका क्वालिटीज़ लगभग शेख हसीना से मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है कि अगर मामला बहुत बिगड़ जाए तो ये भी हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ के जाना पड़ सकता है, या जो भी हेड है, ठीक है, जो भी उस स्टेट का हेड है उसको देश छोड़ के, मेन लीडर को देश छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो ऐसा तो उन नेताओं के लिए भी सबक है। अब देखना है भविष्य में कि भारत में क्या नेता सीखते हैं कुछ या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत में सब शांतिपूर्ण और वेलफेयर का काम चलता रहे, जनता को अपना हक मिलता रहे, और हमारा देश एक विकसित देश बने। थैंक यू।